अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू फ्री essay workshop. I am Shariar Rana, your very own Shariar Rana. This essay workshop is equally important for 2026 CSS aspirants, 2027 में जिन्होंने पेपर्स देने उनके लिए, अभी जो पीएमएस रिसेंट देने जा रहे हैं उनके लिए, और हर किस्म का डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें ऐसे आता है उसके लिए मेरी कोशिश होगी आज की क्लास जितनी भी लंबी चली जाए उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसे राइटिंग थ्रू वन टॉपिक, एक एग्जांपल के थ्रू ही देखें, एक अच्छी चीज़ होती है ना समझानी, वो मैं आपको समझा सकूं। तो उसके लिए मैंने एक टॉपिक भी चूज किया हुआ है। इसमें आपका स्ट्रक्चर वो तो ओवरऑल ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई चीज़ नहीं होती। स्ट्रक्चर में आ जाती हैं जी, क्या होता है, आपने आउटलाइन कैसे बनानी है, आपने उस आउटलाइन को इंट्रो में कैसे पोर्ट्रे करना है, फिर उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आगे बॉडी पैराग्राफिंग कैसे करनी है, फिर एंड पे कंक्लूजन कैसे लिखना है, और फिर ऑब्वियसली इनसे जुड़ी हुई हर मिथ आपकी मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। तो हम एक टॉपिक पकड़ के तो उसके ऊपर आज कोशिश करेंगे कि क्लैरिटी डेवलप हो जाए हमारी, कि ऐसे आखिर लिखा कैसे जाता है। हाँ, सीएसएस में ये होता है कि आपके पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 3 घंटे आपकी लेंथ वो ऊपर गिवन होते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें आपने काउंट, वर्ड काउंट कह लो, जिसमें आपने लिखना होता है। फिर पीएमएस में 2 घंटे का होता है, तो आपने ऑब्वियसली उसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर लेनी होती है, टाइम थोड़ा होता है। और डिस्क्रिप्टिव में भी जितना भी वो आपको टाइम दे, 2 घंटे 3 घंटे, या नंबर ऑफ वर्ड्स जितने वो आपको बता दे कि इतना वर्ड काउंट इतने में मुझे लिख के दो, तो उसके अंदर रहते रहते आपने बस उसको, उसकी लेंथ को थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेना होता है। बाकी ऐसे ही सेम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी जो 5th ग्रेड का ऐसे होता है वो भी सेम होता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने ऐसे की टाइप्स में नहीं फंसना, ये शुरू में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर अपने नोट में ऊपर आपको सबसे पहले ये समझा देता है कि आपने उसको ऑल डिस्कोर्सेज जो उसने वहां पे मेंशन किए होते हैं, वो डिस्कोर्सेज क्या होते हैं, वो होते हैं नरेशन, वो होता है डिस्क्रिप्शन, वो होता है एक्सपोजिशन, वो होता है आर्गुमेंटेशन। ये तमाम डिस्कोर्सेज आपने उसको वन सिंगल ऐसे, वो जो गिवन टॉपिक्स में से आपको कहता है कि करो एक टॉपिक, तो ये तमाम डिस्कोर्सेज आपने उसको एक सिंगल ऐसे में दिखाने होते हैं। अब ये किधर कौन सा फिट होगा ये मैं आपको इधर बताता जाऊंगा साथ साथ, जैसे हम डेवलप करते जाएंगे, और उसकी लॉजिक भी आपको देता जाऊंगा कि क्यों इसमें फिट होता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे आखिर लिखा कैसे जाता है, क्या उसके पीछे मास्टरी चल रही है। सो इट्स, ये समझ लें कि आपने जो 3 से 4 महीने में जो एक स्ट्रक्चर सीखना होता है किसी के पास जाके, तो वो आपको इस वर्कशॉप में ही पता चल जाएगा आज, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको? स्क्रीन सबको ठीक नज़र आ रही है? यार ये बार बार क्या आप कह रहे हो, ना रिक्वेस्ट करो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन जो से ना जी एड्रेस हो जाएंगे। आप बस हैव फेथ, आराम से सुकून से चाय की प्याली हाथ में पकड़ें और बातें सुनते जाएं, नोट करते जाएं। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये फाइल भी आपको मेरे ग्रुप्स में शेयर हो जाएगी, मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्रू अ टॉपिक आपकी क्लैरिटी आज मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए। बाकी जो मेरे मेन चल रहे होते हैं सेशंस, उनमें कंटेंट बिल्डिंग, एक टॉपिक पकड़ के कंटेंट बिल्डिंग हो रही होती है, उसमें भी स्ट्रक्चर हर टॉपिक का साथ साथ बनता जाता है, जैसे इसमें बनेगा। ठीक हो गया जी? तो सबसे पहले देखें जी, जब भी आपने ऐसे करने लगना है
तो पहले पेज पे आपने उसका टाइटल लिखना है, दिस इज द टाइटल। दरमियान में करके अच्छा सा खूबसूरत करके उसका टाइटल मेंशन करना है, और उसके नीचे आपने हेडिंग दे देनी है द आउटलाइन की। अब द आउटलाइन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। अब हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज अ टाइम टिकिंग बॉम्ब। अब इसके अंदर मैंने ये जो थीसिस डेवलप किया है, इस थीसिस की डेवलपमेंट में मैंने इन बातों का ख्याल रखा है। मतलब ये जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी ना जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए मैंने जिन बातों का मतलब जिस बड़ी बड़ी डोमेन में मैंने ये टॉपिक देखना है, मैंने कोशिश की कि मैं वो सारे एस्पेक्ट्स को उस थीसिस में कवर करूं। क्यों? क्योंकि थीसिस इज द सोल ऑफ योर एसे। इस रूह से आगे फिर जनाब, जब आप सांस लोगे उस रूह में, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा तमाम बॉडी में। ठीक हो गया जी। तो दिस इज द सोल, दिस इज द सोल रिफ्लेक्शन ऑफ योर एसे। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसमें क्या क्या चीज कवर की है। अब देखें, डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज अ टाइम टेकिंग बॉम्ब। अब इधर ना क्वेश्चन आता है बच्चों का सबसे पहले कि सर हमें पता नहीं चलता हमने कहाँ पे काउंटर देना है, कहाँ पे उसकी निगेशन देनी है, किस हिस्से में नहीं देनी। तो एग्जाम्पल चूंकि हम कर रहे हैं तो मैं इसके थ्रू ही बात करूंगा। अब ये ऐसे बन रहा है जी कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी के बगैर एक टाइम टेकिंग बॉम्ब है, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार, क्या सिर्फ बगैर अकाउंटेबिलिटी के ही डेमोक्रेसी टाइम टिकिंग बॉम्ब है, या कोई और भी कोई रीजन हो सकती है? देखे ना, इतनी रीजंस हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, कोई इग्नोरेंस हो सकती है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं, कोई नेगेटिव पोलराइजेशन के मसले हो सकते हैं, कोई पॉपुलिज्म का मसला हो सकता है, कोई भी और रीजन हो सकती है। तो क्या यार, मैं जो साबित करने जा रहा हूँ वो सिर्फ यही है जो टॉपिक में लिखा हुआ है? मेरे जहन में या किसी भी अच्छे सेन रीडर के जहन में आ सकता है ना कि यार सिर्फ अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होती, कुछ और भी हो सकता है जो डेमोक्रेसी के अंदर ना हो तो वो टाइम टिकिंग बॉम्ब बन जाती है। तो क्यों सिर्फ यही? तो मैंने कहा यार, जो अदर कॉजेज है ना, मैंने चूंकि प्रूव ये करना है, मैं अभी आज ये प्रूव कर रहा हूं कि हाँ जी, वाकई डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज अ टाइम टेकिंग बॉम्ब जी, इट्स ट्रू। क्योंकि इसमें देखिए ना, सवाल पैदा हो रहा है। ये रीडिंग, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन का भी टेस्ट है। ये आपकी जो इंग्लिश जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आप गेज कैसे कर रहे हो, ये उसका भी टेस्ट है ना। दिस इज द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इसमें सबसे पहले इस चीज का गौर करूंगा, इस चीज पे फोकस दूंगा कि यार वो जो बाकी कुछ हो सकते हैं ना, वो नहीं है, सिर्फ यही है अकाउंटेबिलिटी। तो मैं सबसे पहले जो अदर कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी एक टाइम टेकिंग बॉम्ब बन जाए, मतलब कि उसका बेड़ा गर्क हो जाए, होने वाला हो या हो रहा हो, तो वो जो बाकी कॉजेज है ना, नहीं, मैं अकाउंटेबिलिटी को ही उनका भी एक कॉज बताते हुए आगे निकल जाऊंगा। तो निगेशन ऑफ अदर कॉजेज मैंने शुरू में इसको दिखा देनी है। ये भी मेरे मतलब ऐसे का पार्ट है। फिर मैंने उसको, चूंकि मैंने कह दिया कि सिर्फ यही है, फिर मैंने उसको बताना है कि यार अकाउंटेबिलिटी एज इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी मैंने उसको प्रूव करना है। फिर ये दो पैराग्राफ्स में ये बात हो जाएगी। फिर अब टाइम बॉम्ब जो मेटाफॉर है, ये जनाब, तमाम जितने भी आपके, किस तरह से वो एक टाइम टिकिंग बॉम्ब कैसे, कॉन्सिक्वेंसेज आप चलो आसान जुबान में कह लो, वो किस तरह से हो सकता है, ये आप उसको डिस्क्राइब करोगे डिस्क्रिप्टिव वे में या एक्सपोज करते हुए चलोगे। फिर कोलैप्स मैकेनिज्म, आखिर वो रीजंस क्या हैं, इसमें सोच लोगे ये कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। आखिर वो फिर रीजंस, कुछ रीजंस भी होंगे ना, कॉजेज कह लो, या कुछ जो चैलेंजेस हो सकते हैं, रीजंस या चैलेंजेस जो कि उस अकाउंटेबिलिटी को, डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब वो उसका जो एब्सेंस है उसको इम्पीड कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होने दे रहे, उसकी एब्सेंस को शो कर रहे हैं। तो वो रीजंस चैलेंजेस क्या हैं, फिर एंड पे सोल्यूशन डायरेक्शन, वो भी थोड़ी सी देनी है हमने। तो ये पूरी की पूरी बातें इस एस्से का इसेंस हैं, और यही मैंने थीसिस में रिफ्लेक्ट भी करनी है, वो मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी है। आप अपनी अंग्रेजी में भी इसको लिख सकते हो। एक अंग्रेजी सिंपल यहाँ पे लिखी हुई है कि यार देखें जी, अगरचे डेमोक्रेसी, उसको ब्लेम किया जाता है कि वो, उसमें इंस्टेबिलिटी हो गई ड्यू टू इलिटरेसी। जनाब इलिटरेसी नहीं है जी, लोग पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल हैं। पोलराइजेशन हो गई जी, एक्सट्रीम पे लोग निकल गए, एक इस तरफ निकल गए, एक दूसरी तरफ, नेगेटिव पोलराइजेशन हो गई, या उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जनाब, ये जो ब्लेम आप करते हैं ना, मैं उसके इनके होते हुए भी ये कहता हूँ कि भाई ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जो कि उसका डिफाइनिंग इसेंस है,
जो अकेला उस डेमोक्रेसी को टाइम टेकिंग बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यही बात है, यही मेरा पहला था एस्पेक्ट। फिर for when power remains electorally legitimized yet institutionally unchecked, अब ये फिर अकाउंटेबिलिटी की बात होगी, एब्सेंस की बात हो रही है। मतलब ये पावर रिमेन्स इलेक्टोरली लेजिटिमाइज, मतलब प्रोसीजरल तो यार डेमोक्रेसी वहां पे है, लेकिन अनचेक्ड इंस्टीट्यूशनली वो रहती है, इंस्टीट्यूशन अनचेक्ड हैं। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम उसके अंदर इंटरनल डिके भी है, ठीक है, जिसकी वजह से पब्लिक डिसल्यूजनमेंट बनता है, फिर इंस्टीट्यूशन कोलैप्स करते हैं, फिर वो अथॉरिटेरियन एक रिजीम बन जाती है, ठीक हो गया। तो ये चीजें इनएविटेबल हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो अब डेस्टिनी बन गई है, क्या डेस्टिनी बन गई है, जो डेमोक्रेसी एक टाइम टेकिंग बॉम्ब है, वो फट भी सकता है, टाइम टेकिंग बॉम्ब भी रह सकता है। तो ये इसको डिफ्यूज, इस बॉम्ब को कैसे करेंगे? देखो मेरी वो कॉनोटेशन भी वैसी चल रही, बम है ना, फिर इसको डिफ्यूज करना है थ्रू रॉबस्ट मल्टी लेयर्ड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स। अब इसमें हम ऑब्वियसली इंटरनेशनल मॉडल्स, जो बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि हमें हमेशा इंटरनेशनल मॉडल्स, कोई दुनिया में सक्सेसफुल कोई मॉडल्स होते हैं जो दुनिया ने काम किया होता है किसी ना किसी मसले पे, ऑब्वियसली काम हो रहा है, कुछ अच्छी नेशंस करती हैं, तो हम वहां से लेसन उठा लेते हैं कि यार उन्होंने ये किया था, तो ये किस तरह से हम भी इसके अंदर से कोई लेसन ले सकते हैं। देखो जी, ये एक अच्छी चीज, यही तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज होती है जो अपने एसएमएस को दिखानी होती है। तो ये तमाम चीजें इस थीसिस में कवर हो, इसको आप अपनी अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। अब ये आउटलाइन बन रही है सिर्फ। अब ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा क्या था? इंट्रोडक्शन के बाद मतलब जो पहली मेन चीज थी वो थी जनाब निगेशन ऑफ अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस, व्हाई अकाउंटेबिलिटी इज द कोर फॉल्ट लाइन, या यहां पे कर लो व्हाई लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज द कोर फॉल्ट लाइन, ठीक है। विदाउट अकाउंटेबिलिटी है ना, तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गया। अब यार ये बड़ी आई कैचिंग है, आपकी ये सेक्शन बड़ा आई कैचिंग है, ये मैंने बताया यहाँ पे, इसको बड़ा हमने विजिलेंटली करना है। अब देखो आउटलाइन ये जो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पे, ये आउटलाइन बनाने का तरीका भी मैंने ये सामने जो आपको शो किया इस तरह, आउटलाइन मैक्सिमम आपकी 2 से 2.5 पेजेस की होनी चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, फिर मसला हो जाता है। एग्जामिनर देखता है आउटलाइन, उसको आउटलाइन में इतना कुछ आप बता दो, इतनी क्लैरिटी से बता दो, क्योंकि उसने ऊपर लिखा भी होता है मेक एन आउटलाइन, इतनी क्लैरिटी से बताओ कि उसको वहीं पे समझ आ जाए कि यार करने क्या लगा बच्चा, क्योंकि यार उसके पास टाइम नहीं है, वो नाराज है अपने घर वालों से भी, उसको बिल्कुल माइनर से चार्जेस मिलते हैं पेपर चेक करने के, जिससे उसकी चाय भी पूरी नहीं होती, और उसके ऊपर कंपल्शन भी है कि उसने चेक करने हैं। अब हो सकता है कि किसी का ज़मीर जिंदा हो और वो कहे कि यार मैंने ऑनेस्टी से ही चेक करने हैं पेपर, तो फिर वो देखेगा, वो वाकई फिर बहुत अच्छे तरीके से आउटलाइन आपकी, मतलब एग्जामिनर देखता है आउटलाइन आपकी लाजमी उसने देखनी पढ़नी है, आउटलाइन से वो डिसाइड कर लेता है कि आपने क्या आगे गुल खिलाए होंगे, ठीक हो गया। तो इसलिए आउटलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 2 से 2.5 पेजेस की आपने बनानी है, ठीक हो गया। आपने सीएसएस में इसको देना है घंटा, मिनिमम 1 घंटा आपने इसको देना है तमाम आउटलाइन बनाने को, ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन 1 घंटे से 1.25 घंटा। मेरा अपना स्टाइल है कि मैं 40 से 45 मिनट में अगर मैं पेपर कर रहा हूं तो बना लूंगा, लेकिन आपने उसको 1 से 1.25 घंटा देना है। ईएमएस में आपने उसको 40 से 45 मिनट देने हैं, देने ही देने हैं, उसके बाद फिर आपका कलम नहीं रुकेगा। अब आप उसको यहाँ पे देखो कि अब निगेशन ऑफ अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन कर रहे हो ना, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये कॉज हो सकता है, हम कह रहे हैं यार ये एक सिम्टम है, कॉज नहीं है। इलिटरेसी, ये डेमोक्रेसी को बेड़ा गर्क नहीं करता जहां पे अकाउंटेबिलिटी होती है। इलिटरेसी हो सकती है लेकिन बेड़ा गर्क नहीं करेगी अगर अकाउंटेबिलिटी हो, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर इलिटरेसी भी बेड़ा गर्क कर देगी। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो सकती है, आप उसको मैनेज कर जाओगे अगर अकाउंटेबल गवर्नेंस है, तो यही हम प्रूव कर रहे हैं ना, ये सारी रीजंस दूसरी जो हो सकती हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता करके रूल आउट कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं कि भाई ये अकाउंटेबिलिटी की एब्सेंस से ही बेड़ा गर्क होता है। फिर पॉपुलिज्म और पोलराइजेशन, अब ये भी सिर्फ तब थ्राइव करती हैं जब ओवरसाइट वीक होती है। तो आर्ग्यूमेंट इसमें क्या है कि यार ये जितनी भी कॉमनली हम ब्लेम कर रहे हैं चीजों को कि ये इसकी वजह से डेमोक्रेसी टाइम टेकिंग बॉम्ब बन सकता है, तो हम कह रहे हैं कि जनाब ये अपनी फोर्स ड्राइव कहाँ से करते हैं, जब अकाउंटेबिलिटी एब्सेंट होती है। अदरवाइज ये रहें भी, अगर अकाउंटेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई तो वो उसको पकड़ लेगा। इलिटरेसी मौजूद है, अगर अकाउंटेबिलिटी मौजूद है उसके साथ, तो इलिटरेसी को भी वो मैनेज कर जाएगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी मैनेज कर जाएगी वो अकाउंटेबिलिटी। और पॉपुलिज्म और पॉपुलराइजेशन अगर होती है तो वो थ्राइव ही तब करेगी जब ओवरसाइट वीक होगी, उसके बगैर वो थ्राइव नहीं कर सकती।
ठीक हो गया जी, तो हमने जोड़ दिया उसको। अब इसका एक टॉपिक सेंटेंस इस पैराग्राफ, मतलब ये जो एक पार्ट था इसका नीचे पैराग्राफ बनाना ना, तो उसका टॉपिक सेंटेंस भी मैं यहीं पे बना लूंगा अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने आगे जो पैरा का स्टार्ट करना है ना जनाब, वो इस टॉपिक सेंटेंस से करना है, तो मैं बाद में थोड़ी बनाऊंगा जाके, इधर ही बना लूंगा। जो मैंने घंटा सवा लगाना है वो इसीलिए लगाना है ना कि मैं बाद में ना खपता रहूं, मेरा फिर कलम ना रुके। तो मैंने इस हेडर का एक टॉपिक सेंटेंस बना लिया जो इस पूरे हेडर की इसेंस कन्वे कर रहा है। देखें दी द इंस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑफन मिस एट्रीब्यूटेड टू, कि भाई ये गलत फहमी है कि लिटरेसी की वजह से होता है, इनइक्वालिटी की वजह से होता है, या पॉलिटिकल टर्बुलेंस की वजह से होता है, या जो भी ये आपकी है जो आपने रीजंस दिए। हाउएवर दीज फैक्टर्स एक्वायर डिस्ट्रक्टिव पावर, इनको फोर्स कहाँ से मिलती है? जब अकाउंटेबिलिटी एब्सेंट होती है, ये वीक होती है, और इसकी इरोजन आपकी डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क करा जाती है। या सिंपल एक और शॉर्ट वे में मैंने इसको लिख दिया यहाँ कि जनाब ऑल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस या all other alternative explanations for democratic failure converge upon a single structural deficit, the absence of accountability। आप इससे भी ये पैरा, जब आप बॉडी पैरा आगे लिखना शुरू करोगे ना, तो आप इस सेंटेंस से स्टार्ट कर लोगे, या मैं लिख रहा हूँ तो मैं इस सेंटेंस से स्टार्ट कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बना लिया, मैंने भाई अपना काम, मैंने ढांचा पहले खड़ा कर लिया है उस पॉलिटिकल वो इसमें आउटलाइन में, ताकि मैं आगे जाके खुद तंग ना हो, मेरा फिर कलम ना रुके। ये हो गया इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा पैरा। अब इंट्रोडक्शन के बाद पहला पैरा, अब इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा पैरा है, अब हमने एज इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी प्रूव करना था ना इसको। ये देखो, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट में हमने इसकी बात की थी, और ये अकाउंटेबिलिटी एज इसेंस हमारा दूसरा एस्पेक्ट था। तो भाई इसमें भी मैं उसको पहले खोल के बता दूंगा कि मैंने इस पैरे में क्या डिस्कस करना है, कि भाई ये मेरे इलेक्शंस नहीं होते, डेमोक्रेसी का मतलब आंसरेबिलिटी बिटवीन इलेक्शंस, मतलब दो इलेक्शंस के दरमियान वाला जो टाइम पीरियड है ना, उसके दरमियान जवाबदेही का नाम डेमोक्रेसी है। यही इसकी कोर सेंस है, और यही इंश्योर कर रही होती है पावर को लिमिट करके, ट्रांसपेरेंसी को डिसीजन मेकिंग में, और अगर कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करता है तो उसको फिर डंडे भी पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि विदाउट अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी डीजनरेट्स इनटू अ प्रोसीजरल अथॉरिटेरियनिज्म। बस, अब इसी का टॉपिक सेंटेंस, इस सारी चीज का मैं टॉपिक सेंटेंस भी यहां पे बनाऊंगा। इट इज द बेस्ट वे टू पोर्ट्रे योर आउटलाइन। आप इसमें से कोई एक फॉलो, मतलब आप सिर्फ क्या करो, सिंपली पॉइंट्स लिख लो या टॉपिक सेंटेंस लिख लो उस हेडर के नीचे, ठीक है, या आप ये दोनों उसको पोर्ट्रे कर दो, क्योंकि आउटलाइन इतनी क्लैरिटी से बननी चाहिए कि वो जो बब्बर शेर है ना, वो ये बब्बर शेर है, एग्जामिनर, ये बब्बर शेर है, ये बब्बर शेर है, ये घर है यहाँ पे, ये भूखा है, इट्स अ हंग्री लाइन। ये इस गली में जा रहा है, इस घर वाले ने यहाँ पे बोटी फेंक दी, ये खा के आगे निकल जाएगा। इस घर वाले ने अगर नहीं फेंकी तो ये अंदर जाके क्योस क्रिएट कर देगा, अगर ये अंदर घुस गया ना, इसने चीर फाड़ कर देना इस बंग बब्बर शेर ने। अगर इसने बाहर फेंक दिया होता तो ये यहीं से खा के तो आगे निकल जाता। अब सेम इज द केस, इस घर वाले ने भी यहाँ पे फेंक दिया, ये खा के आगे निकल जाएगा, अगर नहीं फेंका इसने तो ये अंदर घुस के चीर फाड़ कर देगा। सेम यहाँ पे, अगर उसने बोटी फेंक दिया है तो ये खा के आगे निकल जाएगा और सेफली पास कर जाएगा इस स्ट्रीट से, अगर नहीं इसने तो ये अंदर घुस जाएगा इस घर में, इस घर में भी घुस सकता था अगर ये ना फेंकता। तो ये बब्बर शेर है, दिस इज एग्जामिनर। आउटलाइन में आप उसको यहाँ पे उसकी मर्जी की चीज दिखा रहे हो कि यार ठहर जा जरा, घर में ना घुसी अभी, ये वो बब्बर शेर है, गुजर जाएगा आराम से उस स्ट्रीट से, ये स्ट्रीट आउटलाइन है, ठीक है, क्योस नहीं क्रिएट होगा, अंदर घुस के चीर फाड़ नहीं करेगा वो शुरू में ही उसको यहाँ पे मिल जाएगी खाना उसका अच्छा सा, बब्बर शेर को खा के आगे चलता जाएगा सुकून से, ठीक है। अब उसका टॉपिक सेंटेंस मैंने बना के भाई ये डिफाइनिंग की सेंस है डेमोक्रेसी की, क्योंकि ये इलेक्टोरल पावर को रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस में बदलता है, अथॉरिटी को रिस्ट्रेन, ये देखो इसेंस रिस्ट्रेन्स अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी आ गई, प्रिवेंट्स डेमोक्रेटिक फॉर्म्स फ्रॉम म्यूटेटिंग इनटू प्रोसीजरल अथॉरिटेरियनिज्म, ये जो ऊपर का बात की थी ना, अब उसी को हम कह रहे हैं कि यार ये उसको बचाएगा, अकाउंटेबिलिटी प्रेजेंट हो गई, ये उसकी कोर सेंस है, और ये टाइम टेकिंग बॉम्ब नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब फिर अगला हेडर, अब ये हमने इसमें डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, अब ये यहाँ पे लिखते जाओ डिस्कोर्स कौन सा यूज होगा, ये जो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है ना, ये आएगा नरेशन में,
वो जो डिस्कोर्सेस की बात हुई थी ना, ये नरेशन और प्लस स्लाइड सी आप इसके अंदर क्या दिखा रहे होते हो, एक्सपोजिशन। नरेशन प्लस स्लाइड सी एक्सपोजिशन, लाइट सी एक्सपोजिशन। अब ये जो निगेशन ऑफ अदर एक्सप्लेनेशन था, इसके अंदर प्योर आर्ग्यूमेंटेशन चलेगी, प्योर आर्ग्यूमेंटेशन, प्योर आर्ग्यूमेंटेशन, ये इस डिस्कोर्स में चलेगा। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी, अब ये जो आ गया अकाउंटेबिलिटी एज द इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये चलेगा एक्सपोजिशन में। एक्सपोज कर रहे हो यहां पे आप उसको, एक्सपोजिशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको एक्सपोज करने से आएगी। अब ये जो अगला हेडर आ गया, डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी एज अ टाइम टेकिंग बॉम्ब, अब ये क्या है? अब ये चूंकि कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये चलेंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब कर रहे हो आप उसको, डिस्क्रिप्शन प्लस आर्ग्यूमेंटेशन, ये मिक्स चलेगा डिस्कोर्स इधर। अब ये आगे मैंने जो पैराग्राफ्स बनाए हैं उसमें आपको फिर पता चल जाएगा कि कैसे ये शो हो रही होती है, ये भी यहीं पे क्लियर कर लो। डिस्क्रिप्शन प्लस आर्गुमेंटेशन, ये डिस्कोर्स इसमें चलेगा। अब ये जो ईच सब पॉइंट है ना, ये एक फ्यूज की तरह काम कर रहा है, कि ये फ्यूज अगर फटा या इसको कोई भी मसला आया तो बम फट जाएगा। ये फ्यूज हैं सारे, ये बम टाइम टिकिंग बॉम्ब, कि बस वो फटने वाला है, फ्यूज फटने वाला है, फटने वाला है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? सबसे पहले डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी का, भाई कंसंट्रेशन हो जाती है पावर की अंडर द गार्ब ऑफ डेमोक्रेटिक फैसेट्स। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो रूल करना शुरू कर देते हैं विदाउट रिस्ट्रेंट, कोई इनको पूछने वाला नहीं। इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी ओवरसाइट बड़ी हॉलो होती है। तो इसी का मैंने टॉपिक सेंटेंस बना लिया है इस पैराग्राफ का, ताकि आगे जाके मुझे मसला ना हो। इसी चीज को मैंने एक सेंटेंस में पोर्ट्रे कर दिया। विदाउट अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स मास द ग्रेजुअल कंसंट्रेशन ऑफ पावर एज इलेक्टेड लीडर्स रूल विदाउट रिस्ट्रेंट एंड ओवरसाइट इंस्टीट्यूशंस लूज देयर कंट्रोलिंग कैपेसिटी। ये उसका टॉपिक सेंटेंस है इस हेडर का। इस हेडर के अंडर ये जो पहला हम कर रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ पावर बिहाइंड डेमोक्रेटिक फैसेट्स। इसी तरह से दूसरा है कि भाई इंस्टीट्यूशनल डिके हो जाता है, इरोजन ऑफ रूल ऑफ लॉ हो जाती है, ये कॉन्सिक्वेंस है ना उसका। टाइम टेकिंग बॉम्ब बिल्कुल फटने के करीब, ये वो फ्यूज है कि बस फटने वाला है, कि भाई सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी रिप्लेस कर देती है आपकी इक्वल अकाउंटेबिलिटी को। और लॉ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिससे खेला जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर गेनिंग भी बन जाता है, मेरिट कैप्चर बन जाता है, कुछ भी बन सकता है वो। तो ये हम बात उस हेडर में कर सकते हैं आगे उसकी डिटेल्स में। तो इंस्टीट्यूशनल डीके सेट्स इन व्हेन अकाउंटेबिलिटी इज अप्लाइड सिलेक्टिवली, इरोडिंग द रूल ऑफ लॉ एंड कन्वर्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स फ्रॉम न्यूट्रल कंस्ट्रेंट्स इनटू टूल्स सर्विंग दोज इन पावर। सिंपल। अगला इस तरह पब्लिक डिसइल्यूजनमेंट एंड डेमोक्रेटिक फिटीग, यही इसकी जो डिटेल दे के उसका मैंने आगे ये टॉपिक सेंटेंस बना दिया है। अगले का राइज ऑफ अथॉरिटेरियन अल्टरनेटिव्स, ये डिटेल दे के ये इसका टॉपिक सेंटेंस बन गया यहीं पे। ये फिर सडन डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन, वो इसकी थोड़ी सी डिटेल पॉइंटर्स में, और ये इसका टॉपिक सेंटेंस। आगे जो चैलेंजेस आ गए, जो कॉजेज आ गए हैं, वो जनाब एक्सपोजिशन प्लस एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन, एनालाइज करते हुए, सिंपल डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, इसके अंदर ये बात चलेगी। ठीक हो गया जी। अब क्या पहला चैलेंज क्या है जो अकाउंटेबिलिटी नहीं होने देता, उसको टाइम टेकिंग बॉम्ब बना देता है? पोलिटिसाइजेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस, के जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी होती है वो इंस्टीट्यूशंस ही पोलिटिसाइज हो जाते हैं। उसका ये टॉपिक सेंटेंस बन गया यहाँ पे। वीक जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये कॉज है, चैलेंज है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस कमजोर होती है जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी डिसेबल हो जाती है। डेमोक्रेसी अपनी मोस्ट इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल चेक नहीं रख पाती एग्जेक्टिव पावर पे, ये इसका टॉपिक सेंटेंस बन गया उस हेडर का, इस वाले का। फिर मीडिया कैप्चर हो जाता है और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री में चल रही होती है। ये इसके दो बड़े पॉइंट जो डिस्कस होने हैं, और उसी के ऊपर रख के उसका टॉपिक सेंटेंस बन गया आउटलाइन में। फिर इलीट इम्प्यूनिटी, के जो इलीट्स हैं, जो रिच हैं, उनको मतलब हर चीज से वो आजाद होते हैं, कोई गुनाह कर भी लें तो कोई उनको पकड़ेगा नहीं, पकड़ भी लेंगे आजाद हो जाएंगे। सिलेक्टिव जस्टिस है। लॉ हमेशा गरीब पे चलता है, लॉ अप्लाइड डाउनवर्ड नेवर अपवर्ड। जो कमजोर है उसके ऊपर लॉ अप्लाई हो जाएगा।
जो ताकतवर है उस पर नहीं होगा। इसी को रख के मैंने टॉपिक सेंटेंस बना दिया जो पोर्ट्रे हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी collapses when elite impunity becomes normalized। अब इसमें देखो ये कॉजेज के चल रहे हैं टॉपिक सेंटेंसेस, ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज के हवाले से चल रहे थे। फिर पब्लिक एपैथी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन, ये एक कॉज है कि सिटीजन्स बेचारे मान लेते हैं कि भाई डिसफंक्शन हो रहा है, नॉर्मलाइज, वो कहते हैं यार बस हो रहा है, ये तो नॉर्मल चीज है, अनहोनी बताओ, करप्शन नहीं होगी तो अनहोनी होगी, वो फिर हैरान होंगे, करप्शन हो रही है, कहेंगे यार ये तो आम बात है। तो अकाउंटेबिलिटी इरोजन बिकम्स कल्चरली एम्बेडेड। इसी के रख के मैंने टॉपिक सेंटेंस बना दिया। अब नीचे इस टाइम टेकिंग बॉन्ड को जो अगला हेडर है उसको डिफ्यूज करने के फिर इंटरनेशनल मॉडल्स हैं। उसमें अब तीन चीजें आनी है, ये बैलेंस्ड एसे के लिए बहुत जरूरी है। तीन बड़ी चीजें हैं उस टाइम टेकिंग बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाली, हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी और डायगोनल अकाउंटेबिलिटी। ये तीन मैंने बड़े डोमेन्स पकड़े हैं जिसके अंदर रहते हुए हम उसको डिफ्यूज कर सकते हैं उस टाइम टेकिंग बॉम्ब को। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। उसमें मैंने दो दो, आप एक मॉडल देख लो। मैंने हॉरिजॉन्टल में जर्मन और साउथ अफ्रीकन मॉडल देखा, वर्टिकल में इंडियन जापानीज मॉडल देखा, डायगोनल में स्वीडन का और एस्टोनिया का देखा, और उनके कंपैरेटिव लेसन्स बना के नीचे मैंने लिख देने। और इसका मेन आर्गुमेंट ये था कि भाई डेमोक्रेसी सर्वाइव तब करती हैं जब सिस्टम, कोई गलती करता है ना कोई लीडर, तो उसको बड़ा कॉस्टली बना दे, उसको पता है कि बड़े हैवी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे और मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे गले का तौक बन जाएगा ये मेरा वाइस, मैं कोई करप्शन करूंगा, मैं कोई हैंकी पैंकी करूंगा तो मेरे गले का तौक बन जाएगा। इसलिए नहीं होता कि लीडर वर्चुअस हो, सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि बच नहीं पाएगा, बेटा तू कुछ कर, तू बच नहीं पाएगा। यही बात फिर आगे कंक्लूजन में हमने पूरा एंड पे उसी ऊपर जो पिक्चर हमने दी थी उसी को कंक्लूड करना है कि भाई सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी उसका मेंटेनेंस मैकेनिज्म है। मेंटेन नहीं करोगे अकाउंटेबिलिटी के थ्रू तो डेमोक्रेसी टाइम टेकिंग बॉम्ब में फट जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो कॉमुलेट होती रहती हैं उसके फेलियर्स और अंटिल रप्चर, और अल्टीमेटली वो रप्चर कर जाता है। तो इसका टॉपिक सेंटेंस मतलब अगर आप समझो को टीएस को रीफ्रेज करके यहाँ पे मैंने लिख लिया, जिससे मैंने अपना कंक्लूजन वाला हेडर, कंक्लूजन वाला पैराग्राफ आगे शुरू करना है, वो ये लाइन होगी, द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स लेस ऑन हु रूल्स एंड मोर ऑन हु कैन क्वेश्चन, रिस्ट्रेन एंड पनिश द रूलर्स। इससे मैं अपना स्टार्ट करूंगा वो कंक्लूडिंग पैरा। समझ आती है बात? यहां तक समझ आ गई? यहां तक समझ आती है? सारे अच्छे बच्चे मुझे बताएं। थीसिस लिखना बिल्कुल जरूरी है। सवाल मैं एंड पे करूंगा, लूंगा मैं आपके, आप इसको करते जाओ, नोट क्वेश्चन आ रहा है तो एंड पे आप मेरे से पूछ लीजिएगा। सवाल एंड पे यार, अभी बात समझ आ गई है सिर्फ? बात समझ आ रही है? ऑल राइट, ऑल टाइट। अब जब आउटलाइन खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट पेज पे 2 से 2.5 पेजेस की आपकी आउटलाइन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे आपने द एस्से, दोबारा वो टाइटल नहीं लिखने बैठ जाना, नहीं, हेडिंग दोगे द एस्से की, द पर्टिकुलरली ऑन दैट टॉपिक जिसके ऊपर मैंने आउटलाइन बनाई है, ये डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज अ टाइम टेकिंग बॉम्ब। ये लैंग्वेज की मिस्टेक्स नहीं आपने करनी है एटलीस्ट प्लीज। द ऐसे, भाई उस पे ऐसे लिख रहा हूँ जो पीछे आउटलाइन जिस टॉपिक पे बनाई है। अब ये इंट्रो की हेडिंग नहीं देनी, ये मैंने याददाश्त के लिए यहाँ लिखा है कि ये इंट्रोडक्शन है। भाई सबसे पहले आपने एक नरेशन की शक्ल में क्या करना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो डायरेक्टली उस टॉपिक टाइटल आपके थीसिस को हिट करता हो कि भाई अक्रॉस डेमोक्रेसीज voters often discover that while governments change through ballots, power itself remains stubbornly unanswerable। कि भाई वो जो सिटीजन्स होते हैं ना जो बेचारे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए वोट तो डाल आते हैं, बैलेट के जरिए चेंज कर आते हैं अपने उसको गवर्नमेंट को, उनको पता चलता है कि भाई जो पावर है ना वो तो अनअकाउंटेबल है, वो अनअकाउंटेबल जा रही है।
क्योंकि डेमोक्रेसी क्लैप्स इसलिए नहीं करती कि लोग वोट डालना छोड़ दें, ये तब क्लैप्स करती है जब पावर में बैठे हुए लोग या पावर इटसेल्फ जवाबदेही से अपने आप को आजाद कर लेती है या जवाब नहीं देती, जवाब देना बंद कर देती है। जवाब दे है ना, जो भी पावर में, पावर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो जवाब दे है जो भी है। वो जब जवाब देना, जवाबदेही आनी बंद हो जाए तो वो फिर क्लैप्स हो जाती है। आपको बज़ाहिरन लग रहा होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बड़ा इंटेक्ट चल रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्लियामेंट्स भी, उसके अंदर वो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स हो रही हैं, सेशंस हो रहे हैं, कोर्ट्स भी हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन कोई जो है वो उसको बज़ाहिरन तोड़ नहीं रहा, लेकिन इसके नीचे एक बड़ी डार्क रियलिटी चल रही होती है। ये प्रोसीजरल नॉर्मल सी है ना सारी। पावर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अकाउंटेबिलिटी से डिटैच कर रही होती। अब इस इंट्रोडक्शन में ये सारा नरेशन हो गया यहां तक। अब इसके आगे आपने सारा वो फिर अब ये उसको शो करवाना है। ये जो हमने आउटलाइन में लिखा था, निगेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये कोरिसेंस, विदाउट अकाउंटेबिलिटी एज टाइम, ये जितने भी हमारे पॉइंट्स थे, ये फिर ये चैलेंजेस जो आ गए इसके जितने पॉइंट्स थे, फिर ये डिफ्यूज करने वाले जो मॉडल्स थे, ये सारे उसको यहाँ पे आपने, ये देखो, ये मैं अब शुरू में वो निगेशन वाला, इंस्टेबिलिटी, लिटरेसी, इनक्वालिटी, प्रॉब्लम आर देन ब्लेम्ड, ये देखो जी, ये देखो देन ब्लेम्ड, ये दिस इज द कनेक्टर, कि ये जो मैंने ऊपर बात की तो फिर ज़ाहिरन ऐसे लगता है जी कि इनको ब्लेम किया जा रहा है या इनको फिर ब्लेम किया जाता है कि डेमोक्रेटिक डिके करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इवन दो हिस्ट्री रिपीट करती है कि ये चैलेंजेस तो आप सरवाइव कर सकते हो जब अकाउंटेबिलिटी इंटैक्ट हो। यही बात की थी ना निगेशन में, तो ये निगेशन वाला पार्ट इधर मैंने इस तरह से सेंटेंस लिख के शो कर दिया। रियल रप्चर कब होता है जी? अब ये रियल रप्चर मैं उसको दिखाने लगा हूं अब इधर इंट्रोडक्शन में, जो मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखे थे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन। लॉ सेलेक्टिव अप्लाई होता है, ओवरसाइट नहीं चली जाती है, अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रेन नहीं लगता, ठीक है, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फिर वो कंसंट्रेट कर जाती है पावर, ये मैंने ऊपर बात की थी ना वो हेडर में, इंस्टीट्यूशंस करोड कर देते हैं, सिटीजन्स को एलियनेट कर देते हैं, ठीक है, इंटरनल लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। ये फिर वही वो कॉन्सिक्वेंसेज वाली बात चल रही है। अब भी आगे कॉजेस चलना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये एंड पे कि ये रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि जिन डेमोक्रेसी में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल अकाउंटेबिलिटी होती है, मैकेनिज्म्स, उनको रिस्ट्रेन, उनमें पावर को रिस्ट्रेन किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। और ये एंड पे ये थीसिस है, वो जो आपको एक बताया जाता है ना कि आपने जनरल टू स्पेसिफिक आना है इंट्रो में, तो ये मैंने आपको यहाँ पे वो लिख के करके बता दिया कि जनरल टू स्पेसिफिक। अब ये जर्नल बिल्कुल जर्नल नहीं होना चाहिए, ये जर्नल भी बड़ा लिंक्ड विद योर टॉपिक होता है। ये जो हुक है ना शुरू में, ये जो नरेशन हमने बनाई है, ये बड़ी लिंक्ड है उस टाइटल से, उस थीसिस से जो हमने बनाया। ये फजूल बातें नहीं थी। जर्नल का ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल ही आप बहुत ही ऊपर नहीं, आप डिफाइन करना शुरू कर दो यहाँ डेमोक्रेसी को या अकाउंटेबिलिटी को, ऐसे नहीं है। जो टॉपिक था उससे मिलती जुलती कोई कहानी बना के, तो उसको फिर आपने आगे अपनी आउटलाइन के जो पॉइंट्स है उससे जोड़ देना और एंड पे यहाँ पे थीसिस लिख देना। ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक आना। अब आगे सारा ऐसे स्पेसिफिक। अच्छा जी, यहाँ पे एक मैंने चीज एक्सपोज करनी थी जो मुझे अक्सर बच्चों के ऐसे चेक करते हुए मिलती है। इंट्रोडक्शन के हेडर के बाद आप लोग ना जो पहला पैराग्राफ लिखते हो ना इंट्रोडक्शन के बाद, उसको आप ये टू बिगिन विद से शुरू कर देते हो करना। यार क्या टू बिगिन विद? टू बिगिन विद तो आपने ये करने दिया इस पूरे इंट्रोडक्शन में, तो क्या टू बिगिन विद करने लगे हो? अगर आपने टू बिगिन विद लिखना है तो उससे पहले ट्रांजिटरी कोई पैरा डालो कि यार अब ये मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया अपने ऐसे को, इसके बाद अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं अब कोई कॉजेज लिखने लगा हूं, कोई कॉन्सिक्वेंसेज लिखने लगा हूं, या जो भी अच्छी वर्डिंग में उसको, ये तो मैं ओवरऑल मतलब एक अबव डोमेन में चीज बता रहा हूँ ना, कि कॉन्सिक्वेंसेज, कॉजेज होंगे कोई, या कुछ भी होगा, आपने जो भी करना है इंट्रोडक्शन के बाद बात करने लगे हो, उससे मुतल्लिक कोई दो लाइंस में, एक सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस में बता दो कि अब मैं ये करने लगा हूं। उसके बाद फिर टू बिगिन विद दैट थिंग होगा जो आपने लिंक वो ट्रांजिटरी पैरे में लिखा होगा। सिंपली टू बिगिन विद से अगर आप अगला पैरा शुरू कर दोगे ना, तो भाई टू बिगिन विद क्या, टू बिगिन विद तो हो गया है इंट्रोडक्शन में। टू बिगिन विद को स्पेसिफिक करो ना, अगर आपने ट्रांजिटरी पैरा को डाला है, फिर बताओगे ये मैंने चीज अब बतानी है तो इसकी बिगिनिंग ये इस तरह से होने लगी है, लॉजिक फिर बनती है ना। अदरवाइज टू बिगिन विद क्या, वो तो हो गया इंट्रोडक्शन में।
तो ये काम नहीं आपने करने। ट्रांजिटरी पैरा आप कहीं भी डाल सकते हो। इंट्रोडक्शन के बाद आप कुछ बताने लगे हो कि यार अब मैं ये बताने लगा हूँ, उसका ट्रांजिटरी पैरा 2 लाइनों में हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप कुछ और मतलब एक मेजर शिफ्ट आने लगती है ना, फॉर एग्जाम्पल आसान बात में कि अगर कॉजेज खत्म हो गए हैं, कॉन्सिक्वेंसेज खत्म हो गए हैं, उसके बाद कोई सोल्यूशंस पे आने लगे हो या कोई और बड़ी डोमेन में बात करने लगे हो, तो उसको बताओ यार ये मैंने बात कर ली, अब इसके बाद मैं ये बातें करूंगा। तो ये ट्रांजिटरी पैरा होता है। ठीक है। अब ये निगेशन ऑफ अदर्स के ऊपर मैंने ये पैरा लिखा। अब उसकी मैंने ये टॉपिक सेंटेंस है उस पैरे का। दिस इज द टॉपिक सेंटेंस। इस टॉपिक सेंटेंस में ये टॉपिक सेंटेंस इस पूरे पैरे की सोल है। जैसे ये थीसिस स्टेटमेंट पूरे एसे की सोल था ना, ये थीसिस स्टेटमेंट पूरे एसे की सोल है। हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस उस पैरे की सोल होता है। उसमें क्लैरिटी आ जाती है पढ़ के कि यार इसने इस पैरे में बात क्या की है। ये टॉपिक सेंटेंस लिंक्ड होना चाहिए आपके टाइटल से और आपके थीसिस से। इसमें दोनों चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फिर आगे आप उसको उसकी एक्सप्लेनेशन करोगे, ये एक्सप्लेनेशन आ गई, फिर कोई आप उसके अंदर ये देखो, ये आप लेके आओगे कोई हवाला, कोई स्कॉलरली रेफरेंस लेके आओगे, ये मैंने 2 दिए इसके अंदर। और एंड पे उसी चीज को कंक्लूड कर दोगे जो लिखी गई है। बस अब इसमें लिखा क्या है ये आपके सामने खुला हुआ है, आप इसको पढ़ लोगे, इतनी तो आपकी अंग्रेजी है। अब मैं इसके अंदर क्या खपूं, लिखा हुआ है। बस मेन इसका ये टॉपिक सेंटेंस उसका होगा जिसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा आपका टाइटल थीसिस। आगे ये उसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी उसी चीज की जो टॉपिक सेंटेंस है। वो करते करते आप आगे कोई रेफरेंस लाओगे। चूंकि ये चल रहा आर्गुमेंटेशन में है तो इसमें अभी सिर्फ ये वाले रेफरेंसेस काफी हैं, इसमें भी हम एग्जांपल नहीं देंगे। ये दे के तो बस उसी चीज को कंक्लूड कर दोगे जिससे वो शुरू किया है। आगे कॉन्सिक्वेंस का 4.4 पैरा। 4.4 क्या था? 4.4 ये था राइज ऑफ अथॉरिटेरियन अल्टरनेटिव्स। इसका मैंने टॉपिक सेंटेंस क्या बनाया था? अथॉरिटेरियन अल्टरनेटिव्स गेन अपील व्हेन डेमोक्रेटिक डिसऑर्डर परसिस्ट्स without accountability, prompting citizens to sacrifice liberty in exchange of efficiency, certainty and control। यही वाला टॉपिक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखना है। ये अथॉरिटी गेन अपील व्हेन डेमोक्रेटिक डिसऑर्डर परसिस्ट विदाउट अकाउंटेबिलिटी प्रॉम्प्टिंग सिटीजन टू सैक्रिफाइस लिबर्टी। ये देखो मैंने वही लिखा है ना भाई, जब मैंने वो बना लिया था शुरू में तो मैं दोबारा क्यों खपूं? मैं पहले खप चुका हूँ आउटलाइन में। मैंने थीसिस अपना टॉपिक सेंटेंस उस पैरे का पहले ही बना लिया हुआ है, तो मैंने उसी से ये शुरू कर दिया। अब आगे ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसी के ऊपर ये देखो एक एग्जाम्पल आ गई इसके अंदर। जर्मनी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जर्मनी में जब ये नहीं होता था इस तरह का काम तो क्या था। और ये फिर मैंने एक आगे रेफरेंस भी दे दिया। चूंकि मेरा बुक सेशन भी एक चल रहा होता है, उसके अंदर ये काफ़ी किताबें हम पढ़ते हैं, तो वो बच्चे के पास बहुत कंटेंट होता है, फिर मैं और भी बच्चे को करवा रहा होता हूँ टॉपिक्स खुद, तो बहुत उसके पास चीज़ें होती हैं। तो ये एक और रेफरेंस देखो। बाकी ये उसकी सारी एक्सप्लेनेशन और ये एंड पे ये इसका कंक्लूजन चल रहा है इस पैरे का। आगे फिर कॉज में 5.4 कौन सा? 5.4 क्या था? 5.4 elite impunity and selective justice था। accountability collapses when elite impunity becomes normalized। ये पढ़ लो इसको। और इसी से मैंने ये पैरा शुरू किया। when elite impunity becomes normalized a selective justice ensures that law is enforced downward while those in power remains effectively। ये वही है जो मैंने आउटलाइन में लिखा था। बदलना नहीं। क्यों बदलूं मैं इधर, क्यों दोबारा खपूं? मैं खप चुका हूं पहले ही ऊपर आउटलाइन में। अब ये फिर आगे वही उसकी जनाब एक्सप्लेनेशन। ये इसके थोड़े से रेफरेंसेस आगे बीच में स्कॉलरली, और बात में अपनी करते करते और एंड पे यही मैंने प्रूव कर दिया उस पैरे के अंदर कंक्लूड करते हुए उसी पैरे को। ये कंक्लूजन किस चीज का है? ये इस चीज का कंक्लूजन है। ये जो मैंने टॉपिक सेंटेंस बनाया ये इसी चीज का कंक्लूजन। फिर अब पूरे ऐसे का कंक्लूजन ये मिरर इमेज होता है एक किस्म का, उसका इंट्रोडक्शन का मिरर इमेज। अब देखो ये मैंने कहा था ना, मैंने जो आउटलाइन में पहले जुमला लिखा है, द सर्वाइवल डेमोक्रेसी डिपेंड्स लेस ऑन हु रूल्स एंड मोर ऑन हु कैन क्वेश्चन रिस्ट्रेन एंड पनिश द रूलर्स। मैंने उसी से ये कंक्लूजन स्टार्ट किया। द सर्वाइवल डेमोक्रेसी डिपेंड लेस ऑन हु रूल्स एंड मोर ऑन हु कैन क्वेश्चन रिस्ट्रेन एंड पनिश द रूलर्स। अब आगे फिर वही थोड़ा सा मैं उसको बयान कर दूंगा, और इसमें मैंने वो मॉडल्स ये मैंने ये मॉडल्स खोल के उसको बता दिए कि इस तरह से मैं बड़े बेफिटिंग मैनर में जनाब ये देखो ये सारे मॉडल्स चल रहे हैं ना, वही जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इंडिया, जितने भी ऊपर मॉडल्स की बात हुई थी, एस्टोनिया, इनको करते हुए जनाब हम टाइम टेकिंग बॉम्ब होने से इसको बचा लेंगे।
और ये उसी हुक पे एंड हो रहा है, सेम हुक पे जिससे ऐसे स्टार्ट हुआ था। Then the citizens who once stood in long queues, hopeful yet repeatedly disappointed, may finally see their votes translate into answerable power. ऊपर बात की थी कि भाई unanswerable system बन जाता है, turning democracy from a hollow ritual into a living promise. उसी हुक को हमने एक पॉजिटिव नोट पे खत्म कर दिया। ये मेरा ऐसे एक क्लोज्ड फ्रेमवर्क में खत्म हो गया। यहाँ पे जहां से मैंने शुरू किया था उसी हुक के ऊपर खत्म हो रहा है आगे। समझ आती है बात की? मैं जरा चैट खोल लूं। समझ आती है बात की? मुझे अब आप डायरेक्ट इधर मैसेज टू ऑल करेंगे यार, मैसेज टू ऑल करेंगे। समझ आ गई बात की? मैं क्वेश्चंस लेता हूँ यार, क्वेश्चंस एंड पे। समझ आ गई? यकीन करो, ऐसे सिर्फ यही होता है। आधे घंटे का बस, पौने घंटे का बस। यकीन करो, ऐसे सिर्फ यही होता है। थीसिस स्टेटमेंट के बिना ऐसे पास नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन आ रहा है जी। यार थीसिस स्टेटमेंट आपने एग्जामिनर को ईज करने के लिए और अपनी क्लैरिटी के लिए बना के आउटलाइन में इसको दिखा देनी है, ताकि आप खुद ना इधर उधर हो, ताकि आप खुद ना इधर उधर भटकना शुरू कर दो ना। क्योंकि वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में आपने ऐसे लिखना है। किसी स्टांस कोई कोई बात ही करोगे ना, सिंपल वो यार अगर लिख देता है कॉजेज ऑफ डेमोक्रेटिक फेलियर्स इन पाकिस्तान, आप कोई कॉजेज भी तो आपने उसी के ऊपर ऐसे लिखना ना। तो उसी जो आप लिखने लगे उसी को एक सेंटेंस में इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आउटलाइन में लिख दो वहां पे, ताकि आप खुद ना भटक जाओ फिर उससे। आयशा कामरान, अगर उसको थीसिस अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे बेटे, आपने उसको इंट्रोडक्शन में भी तो थीसिस दिखाना है ना, कि नहीं दिखाना? दिखाना है ना। स्टांस कहीं लिखोगे ना इंट्रोडक्शन में, तो उसने किस्तों में तो ऐसे चेक करके आपको नहीं ना भेजना। आपको तो रिजल्ट एक दफे मिलना है, तो वो आपको वहां पे फेल कर देगा अगर गलत हुआ तो। ये तो सवाल वैसे ही आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है कि यार हम थीसिस ना बनाएं। अच्छा आप चलो शुरू में ना बनाओ, नहीं कुछ बच्चे बनाते हैं, वो इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन में तो लिखना है ना, कि इंट्रोडक्शन में भी नहीं लिखना? समझ आ रही है? मैं अब आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। बहुत से मिनटों पर अगर से बहुत जोर देते हैं, टॉपिक्स वाकई इंपॉर्टेंट, बट अगर एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली एक्सप्लेन लिखा तो गलत कर देते हैं, तो सर रियली नेसेसरी। मुझे आपका सवाल नहीं नेहा समझ आया। मैंने आपको बताया कि टॉपिक सेंटेंस होता है हर पैरे का, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन, ये बिल्कुल बात ठीक है, यही होता है। आपके इस लेवल पे बस इतना ही है। ठीक है सर, यू मेंशन अबाउट मेकिंग एन आउटलाइन टू, डोंट यू थिंक इट्स क्वाइट लेंथी, हार्ड टू डिस्कस ऑल द पॉइंट? यू हैव टू डिस्कस। मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर वो शेर है जिसको आपने बोटी फेंक देनी है स्ट्रीट में। उसको बोटी बाहर ही अच्छे से प्लेट में रख के दे दो। उसे कोई यार घर में ना मेरे घुसी, ये देख बस इधर से आराम से पास करता हुआ निकल जा अपने आगे डेस्टिनेशन पे। समझ आई? आउटलाइन वो देख के डिसाइड कर लेता है कि आपका क्या करना है उसने। समझ आ रही है? ठीक हो गया। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। अब मैं क्वेश्चंस आपके लेता हूँ, तो फिर हम इस पे बात करते हैं।